तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो 6 जुलाई को अपना 90वां जन्मदिन मना रहे हैं। तेंजिन ग्यात्सो जिंदा रहते ही अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान कर देना चाहते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगला दलाई लामा कौन होगा और ये कैसे तय होता है, क्योंकि दलाई लामा को चुनने का तरीका बहुत दिलचस्प है। साथ ही अब तक क्या होता आया है और आगे क्या होने की संभावना है, दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर कई सवालों के जवाब हम आज के जनसत्ता मुद्दा समझें एक्सप्लेनर के इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। दलाई लामा इस दुनिया में मौजूदा सबसे मशहूर लोगों में से एक हैं। दलाई लामा ऐसे धर्मगुरु हैं जिन्हें आप आध्यात्मिक दुनिया का सुपरस्टार कह सकते हैं। सवाल यह है कि कौन होते हैं दलाई लामा। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु हैं। आध्यात्मिक गुरु होने के साथ वो एक राजनीतिक भी रहे हैं और जब तक कि 1959 में चीनी सरकार ने तिब्बत पर कब्जा नहीं किया था, तब तक वो तिब्बत की राजधानी ल्हासा में पोटाला पैलेस में ही रहा करते थे। बौद्ध धर्म के इतिहास में केवल 14 दलाई लामा हुए हैं। बौद्ध धर्म के मुताबिक वर्तमान में दलाई लामा एक पिछले लामा का पुनर्जन्म है, जिसने जीवन के चक्र से आगे बढ़ने के बजाय अपने कामों को जारी रखने के लिए फिर से जन्म लेने का फैसला किया। एक व्यक्ति जो लगातार पुनर्जन्म लेने का फैसला करता है उसे तुल्कू के रूप से जाना जाता है। सवाल यह भी है कि कैसे चुने जाते हैं दलाई लामा। दलाई लामा की मृत्यु के बाद उनके पुनर्जन्म का पता लगाना उच्च लामाओं और तिब्बती सरकार की जिम्मेदारी रही है। उच्च लामा एक ऐसे बच्चे को ढूंढते हैं जो दलाई लामा की मृत्यु के लगभग उसी समय पैदा हुआ हो। दलाई लामा की पहचान करने में लगभग 2-3 साल लग सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि वर्तमान के 14वें दलाई लामा को ढूंढने में भी 4 साल लग गए थे। ऐसे तरीके हैं जिनसे उच्च लामा ये पता लगा सकते हैं कि अगला पुनर्जन्म कहाँ होता है, उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले है सपना। उच्च लामाओं में से किसी एक को किसी ऐसे निशान या जगह के बारे में सपना आता है जिससे उस बच्चे की पहचान हो सके। दूसरा है धुआं। दरअसल पिछले दलाई लामा का अंतिम संस्कार किया गया था, तो उच्च लामा धुएं की दिशा पर नजर रखेंगे और उसके मुताबिक उनके अधिकारी की खोज करते हैं। ओरेकल झील सबसे महत्वपूर्ण है। उच्च लामा मध्य तिब्बत में लामो लात्सो नामक एक पवित्र झील पर जाते हैं और उस झील के संकेत की प्रतीक्षा करते हैं और झील से खोज की दिशा का कोई संकेत हो सकता है। ये वही झील है जिसके एक दर्शन में तेंजिन ग्यात्सो के घर और गांव की पहचान की गई थी, जो 14वें दलाई लामा हैं। फिर एक बार जब उच्च लामाओं को घर और बच्चे का पता चल जाता है तो वो बच्चे को पिछली दलाई लामा का कोई सामान भेंट करते हैं। अगर लड़का पिछले दलाई लामा की चीजों को अपने पास रख लेता है या उस पर आत्मीयता महसूस करता है तो इससे बात का संकेत माना जाता है कि वही बच्चा दलाई लामा का पुनर्जन्म है। हालांकि जैसे कि तेंजिन ग्यात्सो ने खुद कहा कि ये प्रक्रिया पत्थर की लकीर नहीं है। यदि 2/3 तिब्बत के लोग अगले पुनर्जन्म की पहचान करने की विधि को बदलना चाहें तो ये भी हो सकता है। वैसे तो दलाई लामा की खोज आमतौर पर तिब्बत तक ही सीमित रही है। हालांकि तीसरे तुल्कू का जन्म मंगोलिया में हुआ था। हालांकि तिब्बत पर चीनी सरकार का कब्जा हो चुका है, इसलिए तेंजिन ग्यात्सो का कहना है अगर उनका अगला पुनर्जन्म होता है तो वो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा संचालित देश या किसी अन्य ऐसे देश में नहीं होगा जो स्वतंत्र नहीं है। अगला सवाल ये भी है कि क्या कोई महिला भी दलाई लामा हो सकती है। तो इस पर 2015 में दलाई लामा का एक बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि अगर उनके बाद कोई महिला दलाई लामा बनती है तो उस महिला को आकर्षक होना चाहिए। उन्होंने कहा था जितना दिमाग का महत्व है उतना ही महत्व खूबसूरती का भी है। वो हंसते हुए कहते हैं अगर महिला दलाई लामा बनती है तो उसे कहीं ज्यादा आकर्षक होना ही चाहिए। चीन के खिलाफ दलाई लामा का एक लंबा संघर्ष रहा है जिसने उनका पूरा जीवन प्रभावित कर दिया। साल 1959 में जब चीन ने अपनी सेना तिब्बत के इलाकों में भेज दी तब दलाई लामा अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए थे। उन्होंने भारत से शरण मांगी और बीते 6 दशक से करीब 10,000 तिब्बती लोगों के साथ वो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। दलाई लामा का मठ हिमालय के बर्फीले धौलाधार पर्वतीय चोटी से घिरा बेहद खूबसूरत नजर आता है, लेकिन इसके पीछे कई खट्टी यादें भी जुड़ी हुई हैं। वैसे तो दलाई लामा ने आधिकारिक तौर पर अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को 2011 में ही छोड़ दिया था, लेकिन आध्यात्मिक गुरु के तौर पर वो तिब्बती लोगों के प्रमुख बने हुए हैं। दलाई लामा के जीवन के बारे में अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा और जनसत्ता मुद्दा समझे में अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं ये भी लिख दीजिएगा। शुक्रिया।